हाय एवरीवन, वेलकम टू डी कोड एआईएमएल। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था इंट्रोडक्शन टू केएनएन एल्गोरिदम और केएनएन एल्गोरिदम फ्रॉम स्क्रैच, जहाँ पे हमने पूरा सूडो कोड देखा कि किस तरीके से हम लोग केएनएन एल्गोरिदम को इम्प्लीमेंट करते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि जो केएनएन एल्गोरिदम होता है उसका डिसीजन बाउंड्री कैसा दिखेगा अगर हम लोग क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम में यूज़ कर रहे हैं, और अगर हम लोग रिग्रेशन प्रॉब्लम में यूज़ कर रहे हैं तो जो बेस्ट फिटिंग कर्व होगा वो कैसा दिखेगा, है ना। ये दोनों हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट थे, जस्ट फॉर विजुअलाइजेशन हमने ये दोनों कॉन्सेप्ट को देखा। तो लास्ट लेक्चर में जब हम लोग केएनएन फ्रॉम स्क्रैच देख रहे थे, वहाँ पे हमने देखा था कि सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि हर एक पॉइंट का जो हमारा क्वेरी पॉइंट है, न्यू पॉइंट है, उसके साथ हम लोग डिस्टेंस कंप्यूट करते हैं। हम लोग के नियरेस्ट नेबर फाइंड करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट डिस्टेंस मैट्रिक्स या फिर व्हाट आर द डिफरेंट टेक्निक्स जिसके हेल्प से हम लोग के नियरेस्ट नेबर फाइंड कर सकते हैं। तो वही करा है कि गिवन n पॉइंट इन ट्रेनिंग डेटा एंड न्यू पॉइंट x, हाउ टू फाइंड द के नियरेस्ट नेबर। हम लोग वो सारे मैट्रिक्स को देखने वाले हैं जिसके हेल्प से हम लोग गिवन न्यू पॉइंट उसका हम लोग के नियरेस्ट नेबर फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स, इसको क्या हम लोग कहते हैं, यूक्लिडियन डिस्टेंस। यूक्लिडियन डिस्टेंस, ये सारे कॉन्सेप्ट को आपने स्कूल लाइफ में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। तो जो यूक्लिडियन डिस्टेंस होता है, इट इज द मोस्ट नेचुरल डिस्टेंस, है ना। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे हम लोग सोर्स एंड डेस्टिनेशन, जो भी दो पॉइंट के बीच में हमें नियरेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है, उसको हम लोग स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर देते हैं। और ये जो स्ट्रेट लाइन जो दोनों पॉइंट को कनेक्ट करता है, उसका जो लेंथ होता है वही होता है हमारा यूक्लिडियन डिस्टेंस। तो मान लो कि ये 2D स्पेस है, इस 2D स्पेस में हमारे पास दो पॉइंट है। अब हमें इस दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस डी फाइंड करना है। तो कैसे कंप्यूट करेंगे? तो मान लो कि ये वाला जो पॉइंट है ना, उसका कोऑर्डिनेट है x1, y1, और ये वाला जो पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट है x2, y2। ठीक है? तो ये लेंथ टोटल कितना होगा? ये लेंथ आपका हो जाएगा x2 माइनस x1। अब ये परपेंडिकुलर ये लेंथ कितना होगा? ये हो जाएगा आपका y2 माइनस y1। अब हमें d फाइंड करना है और हमें पता है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में अगर मुझे डिस्टेंस फाइंड करना है तो हमें पता है, राइट, कि जो डी स्क्वायर होगा वो होगा, क्या होगा, बेस का स्क्वायर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब अगर ये स्क्वायर वाला टर्म इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट। तो जो d होगा वो हो जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अगर हम लोग इसको जनरलाइज फॉर्म में लिखना चाहें, जहां पे हमारे पास दो पॉइंट है x, y, और x एक क्या, एक मान लो x एक वेक्टर है, जहां पे आपके पास टोटल मान लो कि टोटल n कोऑर्डिनेट्स हैं। n कोऑर्डिनेट्स मतलब x को हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं x1, x2, x3, सो ऑन xn। उसी तरीके से जो y पॉइंट है उसको हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं y1, y2, y3, सो ऑन yn। अब अगर मुझे डिस्टेंस फाइंड करना है और मुझे इसको थोड़ा जनरलाइज फॉर्म में लिखना है, तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट x एंड y क्या होगा? ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे हम लोग समेशन से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे xi माइनस yi का स्क्वायर, और यहाँ पे i के राउंड वेरी करेगा। तो ये सबसे पहले x1 y1 हो जाएगा, फिर x2 y2 हो जाएगा, फिर x3 y3 हो जाएगा, एंड सो ऑन, लास्ट में xn yn हो जाएगा। ठीक है? तो इस तरीके से हम लोग जनरलाइज फॉर्म में यूक्लिडियन डिस्टेंस कंप्यूट कर सकते हैं, एंड इट इज द डिफॉल्ट मैट्रिक्स। इट इज द डिफॉल्ट मैट्रिक्स जो कि हम लोग साइकिट लर्न के अंदर यूज करते हैं जब भी हम लोग केएनएन एल्गोरिथम को इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होता है, जब भी हम लोग कोई भी डिस्टेंस मैट्रिक्स को सिलेक्ट करते हैं तो उसके पीछे कुछ इंट्यूशन होता है बिहाइंड सिलेक्शन। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि किस कंडीशन में इक्विलिडियन डिस्टेंस ज़्यादा फेवरेबल होने वाला है। तो यहाँ पे देखोगे कि लार्ज डिफरेंस गेट पनिश्ड डिसप्रोपोर्शनेटली। लार्ज डिफरेंस गेट्स पनिश्ड डिसप्रोपोर्शनेटली। इसको एग्जांपल समझते हैं। तो मान लो आपके पास x एक वेक्टर है जहाँ पे आपके पास 3 डिफरेंट कोऑर्डिनेट है x, y एंड z, या बोल दो x1 एक फीचर है, x2 एक फीचर है, x3 एक फीचर है।
तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या है 2, 3, 4, y का वैल्यू क्या है 3, 5, 14। जब हम लोग इक्विलिडियन डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या होगा 3 माइनस 2 का स्क्वायर, 5 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 14 माइनस 4 का स्क्वायर, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो आप देखोगे कि ये जो x3 जो फीचर है उसके अराउंड यहाँ पे डिफरेंस ज़्यादा है, यहाँ पे डिफरेंस ज़्यादा है, यहाँ पे 10 का डिफरेंस है। तो जब आप 10 का स्क्वायर करोगे ना तो यहाँ पे 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 1। तो ये 100 के रिस्पेक्ट में 4 एंड 1 बहुत ही कम है, 1 एंड 4 बहुत ही कम है 100 के रिस्पेक्ट में। मान लो कि अगर ये डिफरेंस 100 का हो जाता, अगर ये डिफरेंस 100 का हो जाता, यहाँ पे कितना होता, ये होता 10 टू द पावर 4, यहाँ पे ये हो जाता 4, ये हो जाता 1। अब ये और भी कम है, मतलब ये हुआ कि जो इक्विलिडियन डिस्टेंस है वो क्या करता है, वो जो लार्जर डिफरेंस होता है ना उसको एम्पलीफाई करता है। डिफरेंस जितना ज़्यादा उसको उतना ज़्यादा एम्पलीफाई कर देगा। जिस भी फीचर के अराउंड डिस्टेंस जितना ज़्यादा उसको वो उतना ज़्यादा एम्पलीफाई कर देगा। तो इक्विलिडियन क्या है, डिफ़ॉल्ट केनन का मीट्रिक है। तो इसका इसका क्या प्रॉपर्टी है, जो इक्विलिडियन डिस्टेंस का प्रॉपर्टी क्या है कि इट इज सेंसिटिव टू लार्ज फीचर मैग्नीट्यूड। इट इज सेंसिटिव टू लार्ज फीचर मैग्नीट्यूड। हमने देखा जब हम लोग 10 का स्क्वायर करेंगे तो ये उसको एम्पलीफाई कर देगा, ठीक है। तो ये होता है प्रॉपर्टी ऑफ इक्विलिडियन डिस्टेंस। अब हम लोग देखते हैं हमारा सेकेंड मैट्रिक्स, दैट इज मैनहट्टन डिस्टेंस। मैनहट्टन डिस्टेंस में क्या होता है कि हम लोग किसी भी दो पॉइंट के बीच का अगर डिस्टेंस कंप्यूट करना है ना तो वी विल ओनली मूव अराउंड द एक्सिस। मान लो फर्स्ट वाले सिनेरियो में आप क्या कर रहे हो, फर्स्ट वाले सिनेरियो में आप फ्लाइट से जा रहे हो। सेकंड वाले सिनेरियो में आप क्या कर रहे हो, आप कार से जा रहे हो, आप कार से ट्रेवल कर रहे हो। तो कार से आप शॉर्टेस्ट वे में नहीं जा सकते हो, जो डेजिग्नेटेड रूट होता है आप उसी रूट के अराउंड ही ट्रेवल कर सकते हो। तो मैनहट्टन डिस्टेंस में जो रूट होता है ना इट इज ऑलवेज अलोंग द एक्सिस। आप एक्सिस के अलोंग ही मूव कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से इधर जाएंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ से इधर जाएंगे। तो हम लोग सबसे पहले इस पॉइंट से यहाँ पे आएंगे, उसके बाद यहाँ से हम लोग इधर आएंगे। दिस इज कॉल्ड मैनहट्टन डिस्टेंस। यहाँ पे डिस्टेंसेज जो होते हैं इट इज ट्रेवल्ड अलोंग द एक्सिस, ठीक है। तो अगर आप इस डायग्राम को देखोगे तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, ये वाला डिस्टेंस d1 प्लस ये वाला डिस्टेंस d2। तो d1 प्लस d2 होगा। d1 कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, ये अगर x2 है, ये जो x1 है तो ये डिस्टेंस हो जाएगा x2 माइनस x1। यहाँ पे मान लो मैंने मॉडल ले लिया और यहाँ पे अगर हमें नहीं पता कि कौन बड़ा है, x1 बड़ा है x2 बड़ा है, तो हम लोग इस तरीके से मॉडल ले सकते हैं, ठीक है। टू गेट द एब्सोल्यूट वैल्यू यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे y2 माइनस y1। जब दोनों का सम करोगे तो मुझे डिस्टेंस मिलेगा। इसको हम लोग जनरलाइज फॉर्म में इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, जहाँ पे मेरे पास दो पॉइंट है x, y, जहाँ पे x क्या है n डायमेंशनल वेक्टर, y क्या है n डायमेंशनल वेक्टर। तो यहाँ पे भी हम लोग समेशन कर रहे हैं और यहाँ पे हम लोग xi, yi का मॉडुलो ले रहे हैं, जहाँ पे i चेंज होगा, सबसे पहले x1 y1 होगा, फिर x2 y2 होगा, फिर x3 y3 होगा एंड सो ऑन, एंड में xn yn होगा। तो इस तरीके से हम लोग बड़े से इक्वेशन को कॉन्साइज वे में इस तरीके से फैंसी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये जो मैनहट्टन डिस्टेंस होता है इसका प्रॉपर्टी क्या होता है, इट इज मोर रोबस्ट टू आउटलायर्स एंड प्रिफर्ड इन हाई डायमेंशनल। जब भी हायर डायमेंशनल डेटा होता है तो इट इज प्रिफर्ड कंपेयर टू L2 नॉर्म। तो हमने देखा मैनहट्टन डिस्टेंस देखा, हमने देखा इक्विलिडियन डिस्टेंस। अब हम लोग एक थर्ड मैट्रिक्स देखने वाले हैं जिसको कि हम लोग कहते हैं मिन्कोव्स्की डिस्टेंस। तो ये जो मिन्कोव्स्की डिस्टेंस होता है ना ये एक बहुत इंटरेस्टिंग मैट्रिक होता है। क्यों? क्योंकि बोथ इक्विलिडियन एंड मैनहट्टन आर स्पेशल केस ऑफ मिन्कोव्स्की। बोथ इक्विलिडियन एंड मैनहट्टन आर स्पेशल केस ऑफ मिन्कोव्स्की। ये एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला होता है, ये एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला होता है जहां पे आप P को कंट्रोल करके आप इस फॉर्मूला को कभी इक्विलिडियन बना सकते हो, कभी इस फॉर्मूला को आप मैनहट्टन बना सकते हो। कैसे बना सकते हो, जब आपने P इक्वल टू 1 कंसिडर किया, पहले आप ये फॉर्मूला को देखो, डिस्टेंस का डिस्टेंस बिटवीन x एंड y जो होगा इट विल बी समेशन ऑफ यहाँ पे देखोगे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ xi कॉमा yi, मतलब ith कोऑर्डिनेट की अलोंग जो डिस्टेंस है उसका आप
आप एब्सोल्यूट वैल्यू लो, है ना? उसके बाद आप उसका पावर, आप एब्सोल्यूट वैल्यू का पावर p लो और आप उसको सम करो। मतलब ये जो देख रहे हो ना, ये कंप्यूटेशन, ये हर एक कोऑर्डिनेट के अलोंग होने वाला है। हर एक कोऑर्डिनेट के अलोंग आप xi और yi का डिफरेंस का एब्सोल्यूट वैल्यू का पावर p लो और उसके बाद आप सम करो, और सम करने के बाद आप क्या करो, उसको आप यहाँ पे 1 बाई पावर p कर दो। ठीक है, 1 बाई पावर p कर दो। अगर p 2 होगा तो ये स्क्वायर रूट हो जाएगा, अगर ये 1 होगा तो कुछ नहीं होगा, अगर ये p 3 हो जाएगा तो ये क्यूब रूट हो जाएगा, है ना? इस तरीके से हम लोग p को चेंज करके चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे हमने मॉडुलो क्यों लिया? क्योंकि अगर p 1 होगा, अगर p 1 होगा या 3 होगा या 5 होगा, ऑड होगा, तो यहाँ पे जो समेशन होगा वहाँ पे हम लोग निगेटिव वैल्यू भी कंसिडर करेंगे। लेकिन हमें सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यू कंसिडर करना है डिस्टेंस में, इसीलिए हमने यहाँ पे मॉडुलो लगाया। तो जब p इक्वल टू 1 होगा, जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, जब इसको 1 से रिप्लेस करोगे, तो ये हो जाएगा मैनहट्टन डिस्टेंस। जब आप p इक्वल टू 2 लोगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो मॉडुलो का स्क्वायर, या फिर आप सीधे मॉडुलो को हटा के आप यहाँ पे स्क्वायर कर दो, सेम चीजें हैं। और यहाँ पे p अगर 2 होगा तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक है, तो हमने जब p इक्वल टू 1 लिया तो मैनहट्टन हो गया, जब p इक्वल टू 3 लिया तो यूक्लिडियन हो गया। दिस इज द ब्यूटी अबाउट मिन्कोस्की डिस्टेंस, कि ये एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला है जहाँ पे आप p का वैल्यू चेंज करके आप उसको मैनहट्टन में कन्वर्ट कर सकते हो, या यूक्लिडियन में कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर हायर ऑर्डर में उसको कन्वर्ट कर सकते हो। जब आप p को इंक्रीज करते हो तो यहाँ पे लार्ज डिफरेंस मैटर मोर। अगर किसी कोऑर्डिनेट के अलोंग डिफरेंस ज्यादा है तो वो उसको एम्पलीफाई कर देता है। हमने देखा राइट, यूक्लिडियन में जहाँ पे पावर 2 था, तो जब डिफरेंस ज्यादा तो उसको वो एम्पलीफाई कर देता है। तो p का वैल्यू जितना ज्यादा, लार्जर डिफरेंस को उतना ज्यादा एम्पलीफाई करेगा, इंक्रीज कर देगा। अगर आप 10 का क्यूब करो, 2 का क्यूब करो, तो आपको डिफरेंस दिखेगा, 10 का क्यूब 1000 होगा और यहाँ पे 2 का क्यूब 8 होगा। तो यहाँ पे 8 का डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पे 992 का डिफरेंस है। तो p जब इंक्रीज करेंगे तो लार्ज डिफरेंस मैटर मोर। ठीक है, तो डिफॉल्ट मेट्रिक इन साइकिट लर्न विथ p इक्वल टू 2। तो जब भी हम लोग साइकिट लर्न में चीजें इंप्लीमेंट करते हैं, तो हमने अभी ऊपर डिस्कस किया कि साइकिट लर्न इंटरनली यूक्लिडियन डिस्टेंस का यूज करता है, लेकिन वो यूक्लिडियन को डायरेक्टली यूज नहीं करता है, वो मिन्कोस्की के थ्रू विथ कंट्रोल्ड वैल्यू ऑफ p इक्वल टू 2 वो यूक्लिडियन को इंप्लीमेंट करता है। तो इट इज द डिफॉल्ट मेट्रिक इन साइकिट लर्न। मिन्कोस्की इज द डिफॉल्ट मेट्रिक इन साइकिट लर्न विथ p इक्वल टू 2 एंड p इक्वल टू 2 मतलब क्या होता है, यूक्लिडियन डिस्टेंस होता है। और इसको भी हम लोग ट्यून कर सकते हैं, p को भी हम लोग ट्यून करके हम लोग देख सकते हैं कि कौन सा सिनेरियो में हमारा मॉडल अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अच्छे तरीके से जनरलाइज कर पा रहा है। अब हम लोग देखते हैं हैमिंग डिस्टेंस। तो हैमिंग डिस्टेंस जनरली हम लोग कैटेगरिकल डेटा पे अप्लाई करते हैं। अगर आपके डेटा में मोस्टली कैटेगरिकल फीचर्स हैं, राइट, तो वहां पे हम लोग हैमिंग डिस्टेंस को प्रीफर कर सकते हैं। कैटेगरिकल कॉलम मतलब क्या हो सकता है, सेक्स, मेल फीमेल, एजुकेशन लेवल, 10th 12th बीटेक, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, ये सारे आते हैं एजुकेशन लेवल। तो ये सारे जो डेटा, ये सारे कैटेगरिकल डेटा है। तो अगर आपका डेटा कैटेगरिकल डेटा है तो वहां पे आप हैमिंग डिस्टेंस को प्रीफर कर सकते हो। और हैमिंग डिस्टेंस क्या करता है, इट काउंट द पोजीशंस या फिर कोऑर्डिनेट्स बोलो, वेयर द टू इक्वल लेंथ वेक्टर डिफर। ठीक है, तो अगर आपके पास दो वेक्टर है ना, तो आपका डेटा कैसा होता है, आपका डेटा इस तरीके का दिखता है, जहाँ पे ये टारगेट होता है और ये क्या होते हैं, फीचर्स होते हैं, और ये क्या होते हैं, सैंपल होते हैं, रो सैंपल होते हैं। ठीक है, तो अगर आपका ये डेटा, इस डेटा में अगर आपने दो रोज को सेलेक्ट किया, अगर आपने इसमें से दो रोज को सेलेक्ट किया, तो ये हैमिंग डिस्टेंस बताता है कि आपके जो दो रोज है ना, जो इक्वल डिस्टेंस जो वेक्टर है, वहां पे कौन कौन से पोजीशन पे डिफरेंस हो रहा है। लाइक मान लो यहाँ पे जेंडर मेल है, यहाँ पे फीमेल है, यहाँ पे एजुकेशन 10th है, यहाँ पे एजुकेशन 12th है। तो कौन कौन से पोजीशन पे, कितने पोजीशन पे ऐसे हैं जहाँ पे वैल्यूज डिफर कर रहे हैं। अगर यहाँ पे मेल है तो यहाँ पे फीमेल है, अगर यहाँ पे फीमेल है तो यहाँ पे मेल है, तो इसको हम लोग काउंट करेंगे। अगर यहाँ पे 10th है, यहाँ पे 12th है, अगर यहाँ पे 10th है, यहाँ पे बीटेक है, तो इसको भी हम लोग काउंट करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग फाइंड करते हैं कि ऐसे कितने फीचर्स हैं। वाई एक्सिस में क्या होता है, वाई एक्सिस में फीचर्स होते हैं, ये सारे फीचर्स हैं,
ये सारे फीचर्स हैं। तो हम लोग फाइंड करेंगे कि ऐसे कितने फीचर्स हैं जहाँ पे वैल्यूज डिफर करते हैं। हम लोग बस बाइनरी बूलियन काउंट यूज़ करेंगे कि ऐसे कितने पोजीशन हैं जहाँ पे दोनों वेक्टर, दो इक्वल लेंथ के वेक्टर डिफर करते हैं, और उसको हम लोग कहते हैं हैमिंग डिस्टेंस। और कैटेगरिकल डेटा में हैमिंग डिस्टेंस का हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो अगर आपके पास दो वेक्टर x, y, तो यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे हम लोग समेशन कर रहे हैं along द डिफरेंट फीचर्स या फिर along डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स, और जिस कोऑर्डिनेट में एक्स आई नॉट इक्वल टू वाई आई, वहाँ पे हम लोग 1 का समेशन कर रहे हैं। जहाँ पे इक्वल है वहाँ पे 0, जहाँ पे इक्वल नहीं है वहाँ पे हम लोग 1। इस तरीके से हम लोग फाइंड करते हैं कि ऐसे कितने फीचर्स हैं जिसके along x एंड y इक्वल नहीं है। इसको एग्जांपल समझते हैं। तो मान लो x एक मेरे पास वेक्टर है जहाँ पे मेरे पास कैटेगरिकल वैल्यूज क्या है, रेड कॉमा मेल कॉमा गुड। यहाँ पे y मेरे पास एक वेक्टर है जहाँ पे मेरे पास यहाँ पे रेड, यहाँ पे फीमेल, यहाँ पे एवरेज। तो अगर आप देखोगे कि ये रेड रेड मैच कर रहा है तो हम लोग उसको इग्नोर करेंगे। यहाँ पे मैच नहीं करा है तो हम लोग +1 करेंगे। यहाँ पे मैच नहीं करा है तो +1 करेंगे। तो यहाँ पे टोटल हो जाएगा +2। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा, यहाँ पे जो हैमिंग डिस्टेंस होगा वो होगा 2। तो हैमिंग डिस्टेंस भी एक मेट्रिक होता है जिसको कि हम लोग यूज कर सकते हैं इन कंप्यूटिंग डिस्टेंस बिटवीन टू वेक्टर्स, जहाँ पे वेक्टर्स के जो भी फीचर्स हैं दोज आर कैटेगरिकल डेटा। अब हम लोग देखते हैं कोसाइन सिमिलैरिटी। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेट्रिक जो कि हम लोग थ्रू आउट द एनएलपी यूज करने वाले हैं। उसके बाद जब हम लोग रैग पढ़ेंगे, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल पढ़ेंगे, उसके बाद जब हम लोग रिकमेंडेशन सिस्टम पढ़ेंगे, वहाँ पे भी कोसाइन सिमिलैरिटी बार बार यूज होने वाला है। जब भी आपका डेटा टेक्सचुअल डेटा होता है वहाँ पे हम लोग कोसाइन सिमिलैरिटी एज ए डिफॉल्ट मैट्रिक्स यूज करते हैं, या फिर जब आपका जो डेटा होता है वहाँ पे हायर डायमेंशन स्पार्स डेटा होते हैं वहाँ भी हम लोग कोसाइन सिमिलैरिटी का यूज करते हैं। एंड आज के टाइम में बिकॉज ऑफ एलएलएम्स बहुत सारे प्रॉब्लम्स में हमारे पास मोस्टली टेक्सचुअल डेटा होते हैं। टेक्सचुअल डेटा एक अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है जहाँ पे हम लोग हर एक डेटा को, हर एक टेक्स्ट को, हर एक डॉक्यूमेंट को हम लोग एक न्यूमेरिक फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं विथ ए फिक्स लेंथ ऑफ वेक्टर, जिसको कि हम लोग कहते हैं डेंस एम्बेडिंग। हम लोग हर एक डॉक्यूमेंट या हर एक वेक्टर या फिर हर एक टोकन का हम लोग एक एम्बेडिंग जनरेट करते हैं, और वो एम्बेडिंग क्या होता है, एक डेंस वेक्टर होता है। एंड हमने लास्ट लेक्चर में देखा था किस तरीके से हम लोग बर्ड के हेल्प से हम लोग एक डेंस एम्बेडिंग जनरेट कर सकते हैं कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच ऑफ द ट्विटर के ट्वीट्स। हर एक ट्वीट को हम लोग मैपिंग कर सकते हैं विथ ए 768 लेंथ का डेंस वेक्टर। तो जब भी आपका डेटा टेक्सचुअल डेटा होता है और उस टेक्सचुअल डेटा को आप यूजिंग डेंस वेक्टर या फिर टीएफ आईडीएफ, ये सारे टेक्निक के हेल्प से उसको आप न्यूमेरिक फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं, तो वहाँ पे कोसाइन सिमिलैरिटी इज द रिकमेंडेड गो टू टेक्निक। ठीक है, तो कोसाइन सिमिलैरिटी क्या होता है, तो ये जो कोसाइन सिमिलैरिटी आता है इट कम्स फ्रॉम ए वर्ड कॉल्ड कॉस। कॉस ट्रिगोनोमेट्री का एक फंक्शन होता है जो कि क्या करता है, इट मेजर्स द एंगल बिटवीन वेक्टर्स इग्नोरिंग द मैग्नीट्यूड। यहाँ पे हम लोग वेक्टर के मैग्नीट्यूड में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। हम लोग इस चीज में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं कि जो मेरा डॉक्यूमेंट 1 है उसमें कोई कीवर्ड कितनी बार आ रहा है, हम लोग इंटरेस्ट नहीं होते। हम लोग इंटरेस्टेड होते हैं कि कौन कौन से कीवर्ड आ रहे हैं। हम लोग सिमेंटिक मीनिंग में इंटरेस्टेड होते हैं। तो बहुत सारे सिनेरियो में, स्पेशली टेक्सुअल डेटा में, हम लोग कोसाइन सिमिलैरिटी यूज करते हैं। एंड जब भी आप एम्बेडिंग पढ़ोगे ना, तो दिस इज द मोस्ट कॉमन डायग्राम जो कि आप जरूर ही देखोगे और उसको समझने का ट्राई करोगे। तो जब भी आप किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी वर्ड को जब भी आप वेक्टर में कन्वर्ट करोगे तो वहाँ पे देखोगे हमने किंग, क्वीन, एप्पल एंड बनाना, ये 4 टेक्सचुअल डेटा है। हमने इसको एम्बेडिंग में कन्वर्ट किया थ्रू सम टेक्निक। अब जब हम लोग एम्बेडिंग में कन्वर्ट करेंगे तो एम्बेडिंग क्या होगा, कुछ लेंथ का वेक्टर होगा। तो सिंपलिसिटी के लिए हमने एज्यूम किया कि जो मेरा एम्बेडिंग है वो 2 लेंथ का वेक्टर है, जहाँ पे एक एक्स कोऑर्डिनेट होगा, एक वाई कोऑर्डिनेट होगा। उसको हमने इस तरीके से ग्राफ में प्लॉट किया। तो अगर हमने ग्राफ में प्लॉट किया तो यहाँ पे देखोगे कि जो किंग एंड क्वीन है उसके बीच का जो एंगल है, वो बहुत कम है। यहाँ पे जो एप्पल एंड बनाना है इसके बीच का एंगल बहुत कम है। क्यों? क्योंकि एप्पल एंड बनाना सिमिलर है, किंग एंड क्वीन सिमिलर है ना। दोनों सिमिलर सिमेंटिक मीनिंग कन्वे करता है, ये दोनों सिमिलर सिमेंटिक मीनिंग कन्वे करता है, तो दोनों के बीच का एंगल कम है। अगर आप किंग एंड एप्पल पिक करोगे तो यहाँ पे एंगल ज्यादा है। अगर आप क्वीन एंड बनाना पिक करोगे यहाँ पे एंगल ज्यादा है।
जब भी हम लोग टेक्स्ट डेटा को एम्बेडिंग में कन्वर्ट करते हैं, तो एम्बेडिंग इस तरीके से कन्वर्ट करते हैं कि जो भी सिमिलर वर्ड्स होते हैं, जो भी सिमिलर टोकन्स होते हैं, जो भी सिमिलर डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनके बीच का जो कोसाइन सिमिलैरिटी होगा, वो कम होगा। उनके बीच का एंगल कम होगा। दे आर क्लोज इनफ। ठीक है? तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड मैटर नहीं करता है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड मैटर नहीं करता है। यहाँ पे ये मैटर नहीं करता है कि क्वीन लेंथ का वेक्टर कितना बड़ा है, किंग लेंथ का वेक्टर कितना बड़ा है। एक ऐसा सीन सोचो कि यहाँ पे हमारे पास मान लो क्वीन के बाजू में क्या हो गया, मान लो फीमेल एक वर्ड है, उसका वेक्टर का लेंथ बहुत छोटा है, इतना ही छोटा है। लेकिन यहाँ पे देखोगे क्वीन का लेंथ बहुत बड़ा है, तो इसके बीच का एंगल बहुत कम है, इसके बीच का एंगल कम है, लेकिन दोनों के वेक्टर के बीच का लेंथ ज़्यादा है। तो यहाँ पे हम लोग जब भी हम लोग कोसाइन सिमिलैरिटी की बात करते हैं, तो वहाँ पे हम लोग वेक्टर के लेंथ में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, हम लोग उनके बीच के एंगल में इंटरेस्टेड होते हैं। ठीक है? तो कोसाइन सिमिलैरिटी क्या करता है? इट मेजर्स द एंगल बिटवीन वेक्टर इग्नोरिंग द मैग्नीट्यूड। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे मैग्नीट्यूड मैटर करता ही नहीं है। कोई भी वेक्टर में दो चीज होती है, एक होता है मैग्नीट्यूड, एक होता है डायरेक्शन। तो यहाँ पे सिर्फ डायरेक्शन मैटर करता है, मैग्नीट्यूड मैटर नहीं करता है। और ये फॉर्मूला हमने बहुत बार देखा है अपने स्कूल लाइफ में, कि अगर आपके पास कोई दो वेक्टर है, मान लो एक्स एक वेक्टर है 2, 3, 4, वाई एक वेक्टर है 1, 2, 3। मान लो 3D स्पेस में ये हमारे पास दो वेक्टर है एक्स एंड वाई, और मुझे दोनों वेक्टर के बीच में डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो एक तरीका तो ये है कि आप दोनों को मल्टीप्लाई इस तरीके से कर सकते हो, 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 3, इस तरीके से मल्टीप्लाई करके आप फाइंड कर सकते हो डॉट प्रोडक्ट। दूसरा तरीका होता है कि आपके पास जो एक्स वेक्टर है उसका आप L2 वैल्यू फाइंड करो, L2 नॉर्म फाइंड करो, वाई का मैग्नीट्यूड फाइंड करो, इसको आप मैग्नीट्यूड भी बोल सकते हो। तो एक्स का मैग्नीट्यूड फाइंड करो, वाई का मैग्नीट्यूड फाइंड करो, और उसके बाद दोनों के बीच का एंगल का कॉस थीटा फाइंड करो। तो एक्स डॉट वाई यहाँ पे वेक्टर है, ध्यान देना, यहाँ पे दो वेक्टर के बीच में हम लोग डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो उसका जो आउटपुट होता है वो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वाई इंटू कॉस ऑफ थीटा। मैग्नीट्यूड बताता है कि ये जो वेक्टर इसका लेंथ कितना है, ये जो वेक्टर इसका लेंथ कितना है। तो ये हुआ मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन हुआ दोनों के बीच के एंगल का कॉस थीटा। तो अगर हमें कॉस थीटा फाइंड करना है, कोसाइन सिमिलैरिटी में हम लोग दो वेक्टर के बीच के एंगल का कॉस ऑफ थीटा फाइंड करते हैं। तो कॉस ऑफ थीटा क्या होगा? दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई एक्स का मैग्नीट्यूड इंटू वाई का मैग्नीट्यूड। यहाँ पे इसको डॉट मत समझो, इसको समझो मल्टीप्लाई समझो, क्योंकि एक्स एक स्केलर वैल्यू है, वाई एक स्केलर वैल्यू है, तो दोनों के बीच में यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग वेक्टर नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग डॉट प्रोडक्ट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग दोनों के मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एंड न्यूमरेटर में हमारे पास एक्स एंड वाई वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है। तो हम लोग कॉस ऑफ थीटा फाइंड करते हैं। तो ये होता है फॉर्मूला, होता है कोसाइन सिमिलैरिटी। तो जब भी आप कोसाइन सिमिलैरिटी की बात करते हो, वहाँ पे कॉस ऑफ थीटा फाइंड करते हैं हम लोग। तो जो कॉस ऑफ थीटा होता है ना, जब भी आप कॉस थीटा का ग्राफ देखोगे, तो द ग्राफ इट लुक्स लाइक दिस, इस तरीके का ग्राफ हमारा दिखता है। ठीक है? तो कॉस ऑफ थीटा का जो वैल्यू होगा ना, कॉस ऑफ थीटा जो वैल्यू होता है उसका रेंज जो होगा वो -1 से लेके +1 के बीच में होगा। कभी भी कॉस ऑफ थीटा का वैल्यू -1 से कम नहीं होगा, +1 से ज़्यादा नहीं होगा, वो ऑलवेज इसी रेंज में लाई करेगा। तो अगर इसी रेंज में लाई करेगा, तो जो कोसाइन सिमिलैरिटी जो फॉर्मूला है, ये जो कोसाइन सिमिलैरिटी जो फॉर्मूला है, उसका रेंज कहाँ से कहाँ तक जाएगा? -1 से लेके +1 के बीच में वेरी करेगा। और ये जो कोसाइन सिमिलैरिटी होता है, इट इज आइडियल फॉर TF-IDF। TF-IDF भी एक तरीका होता है जिसके हेल्प से हम लोग किसी भी टेक्सचुअल डेटा को हम लोग न्यूमेरिक फॉर्मेट में, एक वेक्टर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो TF-IDF जो होता है ना, स्पार्स एम्बेडिंग टेक्निक होता है, स्पार्स एम्बेडिंग टेक्निक होता है। ये सारे को हम लोग डिटेल में देखेंगे जब हम लोग NLP वाला सीरीज कवर करेंगे। ठीक है? तो TF-IDF टेक्निक की हेल्प से भी आप एम्बेडिंग जनरेट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, ये पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, जिसको कि हम लोग फर्दर देखेंगे। तो TF-IDF या फिर जनरल कोई भी एम्बेडिंग, टेक्सुअल डेटा का कोई भी एम्बेडिंग लोगे, वहां पे जो कोसाइन सिमिलरिटी है बहुत ज्यादा मैटर करता है, जहां पे डायरेक्शन मैटर्स मोर देन द लेंथ ऑफ द वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। ठीक है? इसीलिए हम लोग कोसाइन सिमिलरिटी का यूज करते हैं इन टेक्सुअल डेटा। जब भी आपको टेक्सुअल डेटा दिखे, वहां पे आप कभी भी यूक्लिडियन डिस्टेंस का मत सोचो, कहीं भी आप मैनहट्टन डिस्टेंस का मत सोचो, डिफॉल्ट आप चले जाओ यहाँ पे कोसाइन सिमिलरिटी में। ठीक है? लेकिन एक प्रॉब्लम है, कोसाइन सिमिलरिटी एक सिमिलरिटी मेजरमेंट है, इट इज नॉट ए डिस्टेंस।
कैसे इसको समझते हैं? यहाँ पे क्या करा है, कोसाइन सिमिलैरिटी इज ए सिमिलैरिटी, इट इज नॉट ए डिस्टेंस। इसको समझते हैं लॉजिकली कैसे। तो कोसाइन सिमिलैरिटी जो हम लोगों ने ऊपर कंप्यूट किया ना कॉस ऑफ थीटा, उसका हम लोग बिहेवियर समझते हैं। तो अगर कोई भी दो वेक्टर क्लोज होगा तो उसके बीच का एंगल कम होगा, और कोई भी दो वेक्टर, मान लो अगर कोई दो वेक्टर क्लोज है तो उसके बीच का एंगल क्या होगा, 0 डिग्री होगा। और कोई भी दो वेक्टर अगर बहुत फार अपार्ट है उसके बीच का मैक्सिमम एंगल कितना होगा, 180 होगा, राइट। तो मिनिमम 0 होगा, मैक्सिमम 180 होगा, क्योंकि जैसे ही 180 से आप एक साइड बढ़ाओगे ना तो इधर हम लोग ये वाला एंगल ले लेंगे, तो ये 180 से कम हो जाएगा। तो मिनिमम एंगल 0, मैक्सिमम एंगल 180। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि 0 पे क्या होगा, कॉस ऑफ 0 क्या होगा, 1 होगा, कॉस ऑफ 90 क्या होगा, वो 0 होगा, एंड कॉस ऑफ 180 क्या होगा, -1 होगा। 0 मतलब दोनों का सेम डायरेक्शन है, बस मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है, तो वहां पे कॉस ऑफ 0 1 होगा। परपेंडिकुलर मतलब दोनों वेक्टर एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, तो वहां पे कॉस ऑफ 90 0 होगा। एंड कॉस ऑफ 180 मतलब दोनों वेक्टर एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो वहां पे कॉस ऑफ 180 -1 होगा, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो जनरली जब भी हम लोग डिस्टेंस कंप्यूट करते हैं ना, तो डिस्टेंस का एक्सपेक्टेड बिहेवियर क्या होना चाहिए, डिस्टेंस का एक्सपेक्टेड बिहेवियर होना चाहिए डिस्टेंस ऑफ जो क्लोज पॉइंट होगा ना उसका डिस्टेंस क्या होना चाहिए, इट शुड बी लेस, एंड डिस्टेंस ऑफ फार जो पॉइंट होगा उसका डिस्टेंस क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। तो यहाँ पे 0 मतलब क्या हुआ, क्लोज। 0 मतलब क्लोज मतलब यहाँ पे कम होना चाहिए। 0 मतलब क्लोज मतलब यहाँ पे कम होना चाहिए, राइट। और यहाँ पे क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन उल्टा हो रहा है। तो ये इसको हम लोग एग्जैक्टली यूज नहीं कर सकते एज ए डिस्टेंस मेजर, तो हम लोग इसमें थोड़ा सा चेंजेस करेंगे। साइकिट लर्न के अंदर जब भी हम लोग कोसाइन यूज करेंगे तो वो डायरेक्टली इस फॉर्मूला का यूज नहीं करता है, क्योंकि ये इंट्यूटिव नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, 0 मतलब क्या है, दोनों वेक्टर सिमिलर है तो यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा है। 90 मतलब क्या है, दोनों थोड़े से दूर है तो यहाँ पे डिस्टेंस कम है। ऐसा नहीं होना चाहिए। होना कैसा चाहिए, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, इस तरीके का होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फॉर्मूला को थोड़ा सा ट्विक करेंगे। यहाँ पे वही पॉइंट है, बट डिस्टेंस इज नॉर्मली डिफाइंड सो दैट स्मॉलर का मतलब होता है क्लोजर एंड लार्जर का मतलब होता है फार्दर, राइट। डिस्टेंस अगर कम है मतलब क्लोज है, नेवर है। डिस्टेंस अगर ज्यादा है मतलब दोनों एक दूसरे से फार्दर है, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे कि इंस्टेड ऑफ कंप्यूटिंग कॉस थीटा, हम लोग कॉस थीटा के ऊपर हम लोग 1 माइनस कॉस थीटा कंप्यूट करेंगे, और डी ऑफ कॉस को हम लोग डिस्टेंस मेजरमेंट लेंगे। तो हम लोग अब कॉस थीटा सिर्फ कंप्यूट नहीं करेंगे, हम लोग डी ऑफ कॉस कंप्यूट करेंगे, जो कि 1 माइनस कॉस थीटा होता है। अब जब हम लोग 1 माइनस कॉस थीटा जब कंप्यूट करेंगे तो 1 माइनस 1 कितना होगा, 0। 1 माइनस 0 कितना होगा, 1। 1 माइनस माइनस 1 कितना होगा, ये होगा 2। तो अब ये सेंस बनता है, नाउ इट मेक सेंस। अगर एंगल 0 तो डी कॉस 0, अगर एंगल 90 तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2। तो इस तरीके से हमने इसको इस तरीके से कन्वर्ट किया, और ये इंप्लीमेंट होता है इनसाइड साइकिट लर्न लाइब्रेरी। आई होप ये सारी चीजें सेंस बना रही हो। मैं इसको थोड़ा सा आपको लॉजिकली समझाता हूं कि व्हाई डू वी प्रीफर कोसाइन सिमिलैरिटी। ठीक है, तो मान लो आपके पास दो डॉक्यूमेंट है, आपके पास दो पीडीएफ डॉक्यूमेंट है, उसके अंदर डॉक्यूमेंट ए के अंदर क्या क्या डेटा है। डॉक्यूमेंट ए के अंदर मेंशन्ड है एआई मशीन लर्निंग। डॉक्यूमेंट बी के अंदर मेंशन है एआई मशीन लर्निंग मशीन लर्निंग मशीन लर्निंग मशीन लर्निंग। तो अगर आप देखोगे ध्यान से तो यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट बी है इट इज मच लॉन्गर देन डॉक्यूमेंट ए, राइट। देख सकते हो इसका लेंथ बहुत ज्यादा है कंपेयर टू डॉक्यूमेंट ए का लेंथ, बट टॉपिक डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमिलर। दोनों सेम चीजों के बारे में बात कर रही है। डॉक्यूमेंट बी ले लो या डॉक्यूमेंट ए ले लो, दोनों सेम कॉन्सेप्ट के बारे में बात करिए, दोनों सेम चीजों के बारे में बात कर रही है। बोथ डॉक्यूमेंट ए एंड डॉक्यूमेंट बी आर टॉकिंग अबाउट सिमिलर थिंग। ठीक है, तो बी इज मच लॉन्गर देन ए बट टॉपिक डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमिलर। इसका मतलब ये हुआ कि यूक्लिडियन डिस्टेंस में से दैट दे आर फार अपार्ट बिकॉज द काउंट्स आर लार्जर। अगर हम लोग यूक्लिडियन डिस्टेंस कंप्यूट करेंगे, कैसे कंप्यूट करेंगे, हम लोग यहाँ पे फ्रीक्वेंसी टेबल बनाएंगे, एआई मशीन लर्निंग। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले केस में क्या होगा, एआई 2 1 1, यहाँ पे कितना होगा 5, और मशीन कितना बार आ रहा है यहाँ पे 3 3। तो यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा होगा, यहाँ पे डिस्टेंस आपको ज़्यादा होगा अगर आप इक्विलिडियन डिस्टेंस कंप्यूट करोगे।
है ना? तो यूक्लिडियन डिस्टेंस में से दे आर फार अपार्ट बिकॉज़ द काउंट्स आर लार्ज, लेकिन इंट्यूटिव मीनिंग दोनों सेम चीज़ों के बारे में बात कर रही है। दोनों सेम टॉपिक के बारे में बात कर रही है, तो यहाँ पे डिस्टेंस कम होना चाहिए, इसीलिए हम लोग यहाँ पे कोसाइन सिमिलैरिटी को प्रेफ़र करेंगे। तो यहाँ पे क्या करा? कोसाइन सिमिलैरिटी विल आस्क आर these vectors pointing in the same direction? It will not focus on the magnitude. It will not focus on the magnitude. It will only ask कि क्या दोनों सेम टॉपिक के बारे में बातें कर रहा है? तो हाँ कर रहा है। इवन दो जो वेक्टर बी होगा उसका लेंथ लॉन्गर होगा, वेक्टर ए का लेंथ शॉर्टर होगा, लेकिन यहाँ पे वो चीजें मैटर नहीं करती है, यहाँ पे सिर्फ डायरेक्शन मैटर करती है। इसीलिए हम लोग कोसाइन सिमिलैरिटी प्रेफर करते हैं जब भी हम लोग टेक्सचुअल डेटा पे काम करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि केनेन जो एल्गोरिदम होता है उसमें फीचर स्केलिंग कितना इंपॉर्टेंट होता है, और उसके बाद हम लोग देखेंगे व्हाट आर द डिफरेंट स्केलिंग टेक्निक लाइक स्टैंडर्डाइजेशन एंड मीन मैक्स स्केलिंग। इसको हम लोग देखेंगे, समझेंगे विथ डिटेल्ड एग्जांपल। तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, बाय, हैप्पी लर्निंग।